हिस्ट्री पढ़ते हैं जब हम, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो पहले वो एंशियंट हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसको देखना। एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट के बाद जो क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने करा रखी है उसको देखना। उसके बाद जो मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसको देखना। और उसके बाद आप क्लास 7 की एनसीईआरटी पे आना। क्योंकि इन एनसीईआरटीज में क्या है ना, कुछ आपको फ्लो में नहीं दे रखा है और कुछ डिटेल में भी नहीं दे रखा है। इनकी ऑब्वियसली बात है क्लास 6 क्लास 7 की है, राइट। तो पहले जो सीरीज़ मैंने डाल रखी है प्लेलिस्ट एंशियंट की और मेडिवल की, वो देख के फिर 6 की एनसीईआरटी, फिर 7 की एनसीईआरटी पे आना। 7 की एनसीईआरटी चैप्टर 1 हो चुका है, 6 की तो पूरी कवर करवा चुकी हूँ सारे चैप्टर। 7 का चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है। आज की वीडियो में चैप्टर 3 करेंगे, दिल्ली सुल्तान। तब देखो एक ही चैप्टर में 15 पेज का चैप्टर है, पूरी की पूरा दिल्ली सुल्तान इसमें निपटा दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह दी थोड़ा वो देख लेना पहले एंड फिर आगे चलना। अब चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कावेरी डेल्टा के आसपास चोलास के बारे में, राष्ट्रकूटास, फिर ऊपर आपके डेक्कन में आते हैं उनके बारे में पढ़ा था, फ्यूडलिज्म के बारे में थोड़ा देखा था, राइट। अब डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं देखा हमने चैप्टर 2 में। तो दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। दिल्ली जो है वो इंपॉर्टेंट सिटी 12th सेंचुरी में ही बनी थी। 12th सेंचुरी का मतलब है ये वाला टाइम पीरियड, ठीक है। अब टेबल 1 पे अगर आप देखोगे, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ, ओके, टेबल 1, ओके, सी द रूलर्स ऑफ दिल्ली, काफ़ी अच्छी टेबल है ये। राजपूत डायनेस्टीज, तोमर्स थे पहले, यहाँ पे टाइम पीरियड दिख रहा है, ये थे फिर चौहान्स, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, टाइम पीरियड दे रखा है। फिर अर्ली टर्किश रूलर्स आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, शामसुद्दीन इल्तुमिश, रज़िया, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी खलजी डायनेस्टी आती है। दो रूलर इंपॉर्टेंट है, और भी रूलर्स थे इसमें, बट ये दो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, ठीक है। एंड देन फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद डायनेस्टी, खिज़िर खान है, और भी है, बट हम मेन जो पढ़ते हैं इसमें, तो मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्या चल रहा है। बट इसमें जो है दिल्ली के इंपॉर्टेंट रूलर्स ये बता रखे हैं, उनकी टाइमलाइन बता रखी है। फिर लोधी डायनेस्टी आती है, बाबुल लोडी, टाइम पीरियड बता रखा है, ठीक है। फिरोज शाह का तुगलक टाउन आपको दिख रखा हुआ, अलाई दरवाज़ा, इल्तुमिश तोम किस किस ने बनवाए थे, सब कुछ आपको मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो आई सजेस्ट यू कि पहले वो देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो अब इसमें तो एक दो लाइन में ख़त्म कर दिया लिख के, वहाँ पे डिटेल में हमने डिस्कस करा है। अगर आप हिस्ट्री इंटरेस्टेड हो तो उस हिसाब से पढ़ो। अब इसमें तो सिर्फ आपको एक एक लाइन मिलेगी हर चीज़ से रिलेटेड, डिटेल में नहीं है। तो आई यूज़ एनसीईआरटी, जो है एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसको मैं एज अ रिविजन पर्पस यूज़ करती हूँ, कि जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो इसके अंदर मैंशन है, बट डिटेल में मैंशन नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जो मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं। आई सजेस्ट यू पहले मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट और उसके बाद 7th की एनसीईआरटी। सेलेक्टेड सल्तनत सिटीज़ ऑफ दिल्ली 13 to 14 सेंचुरीज। तो सी जहाँ पना, फिर सीरी, ये वॉस्काज, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, ये सब हम चलो देखेंगे। अब बिगिन करते हैं यहाँ पे। तो दिल्ली जो है सबसे पहले कैपिटल बनी थी तोमर राजपूत के अंडर, हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय चौहान्स और ऑफ अजमेर, ठीक है। फिर इट वॉज अंडर तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। टेबल ने बताया ही है कि पहले आपके कौन थे, तोमर्स थे, ठीक है। उसके बाद आपके चौहान्स जो है उनके, वो राजपूत डायनेस्टी है बेसिकली, उनके अंडर जो है दिल्ली आपकी आ जाती है। मैनी रिच जैन मर्चेंट जो है दिल्ली में रहते थे और उन्होंने सेवरल टेम्पल्स यहाँ पे बनवाए हैं। कॉइन्स भी यहाँ पे मिंट होते थे, जिसको हम दिल्ली वाल कहते थे। दिल्ली में जो कॉइन्स मिंट होते थे उसको दिल्ली वाल कहते थे। वाइड सर्कुलेशन में ये कॉइन्स जो है यहाँ पे थे। The transformation of Delhi into capital that controlled vast areas of subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. तो इनके अंदर दिल्ली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था। जब दिल्ली एक कैपिटल बना, ये कब बना, जब दिल्ली सल्तनत जो है वो आपकी यहाँ पे बनी थी इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी आपका ये वाला टाइम पीरियड है। तो यानी कि ये बिगिनिंग में दिल्ली सल्तनत जब बनी थी तब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। 5 डायनेस्टीज अब टुगेदर मेरा दिल्ली सल्तनत। तो जो ये डायनेस्टीज आपकी है, ये आपकी, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी। ये खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, इन ये 5 जो डायनेस्टीज़ हैं ये ऑल टुगेदर दिल्ली सल्तनत को आपको
मतलब इनको ऑल टुगेदर दिल्ली सल्तनत हम कहते हैं। दिल्ली सुल्तान जो दिल्ली पर रूल करते थे उनको दिल्ली सुल्तान कहते हैं। दे बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नोन एज दिल्ली। क्या मैप 1 पे आप देखो, दिल्ली आई, कुहाना ये रहा, सीरी, जहाँ पना, ठीक है। आगे देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान के बारे में हम देखते हैं। इनके बारे में हमें कैसे पता लगा? इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, आर्किटेक्चर जो टेम्पल्स वगैरह इन्होंने बनवाए थे यहाँ पे, या बाकी जो टेम्पल्स नहीं, आई मीन जो स्ट्रक्चर्स बनवाए थे उनके बारे में, उनसे देख के हमें इनके बारे में पता लगता है, ठीक है। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, तारिक सिंगुलर, तवारिक प्लूलर, रिटन इन पर्शियन। जो पर्शियन लैंग्वेज में हिस्ट्रीज लिखी गई थी इन दिल्ली सुल्तान्स की, उससे हमें इनके बारे में बहुत कुछ पता लगता है। लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी पर्शियन यहाँ पे दिल्ली सुल्तान्स के अंदर। ध्यान रखना कि दिल्ली सुल्तान्स के अंडर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी आपकी कौन सी लैंग्वेज? पर्शियन लैंग्वेज थी। अगर आप ये इमेज देखो तो मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपेयर हो रही है, राइट। पहले देखो पेपर को प्रिपेयर करा जा रहा है एक ट्री की बार्क से, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जा रहा है, फिर मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद बाइंडिंग करी जा रही है। तो इस तरह से जो है आपका ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है तैयार करी जाती थी। जो ऑथर्स थे तवारिख के, तवारिख देखो पहली बात, तवारिख क्या है? तवारिख एक प्लूरल वर्ड है, तवारिख का सिंगुलर तारीख है। ये है क्या? हिस्ट्रीज, वैल्यूएबल हिस्ट्री जो लिखी जाती थी पर्शियन में, उसको तवारिख हम बोलते थे। ये कौन लिखते थे? ये तवारिख को लर्नड मैन, जो आपके सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोइट्स थे या कॉर्टियर्स थे, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, ठीक है, ऑल्सो रूलर्स को जो एडवाइस देते थे ऑन गवर्नेंस, एम्फसिजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, जस्टिस बेसिकली, उसके बारे में भी किंग को ये जो लर्नड मैन है ये एडवाइस दिया करते थे, ठीक है। द सर्कल ऑफ जस्टिस, फकर आई मुदाबीर wrought in 13th century. A king cannot survive without soldiers, and soldiers cannot live without salaries. Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. अब बर्थ राइट क्या होता है? प्रिविलेजेस ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ जो मिलती है। सी पीपल बिलीव दैट नॉबल्स इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टन फैमिलीज। जेंडर डिस्टिंक्शंस क्या होती है कि सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वुमेन और मेन में, यूजुअली दीज डिफरेंसेस जो हैं जेंडर डिस्टिंक्शंस या जो इनइक्वालिटी है वो मैन को और वुमेन को अनइक्वल ट्रीट करती है और मैन को सुपीरियर ट्रीट करते हैं वुमेन से, ठीक है। अब देखो क्या बताया गया है, ये एडिशनल डिटेल्स है आपको माइंड में रखनी चाहिए। अब देखो यही चीज़ मैं आपको कह रही थी, फ्लो में कुछ आपको हिस्ट्री की बुक्स में नहीं दे रखा है, तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट है मेडिवल हिस्ट्री की उसको कवर करो पहले, एंड उसके बाद क्लास 7th की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी उसको एज अ रिविजन यूज़ करो। अगर आपने वो प्लेलिस्ट देख रखी होगी तो आपको ये सारा समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो ऑथर्स ऑफ तवारिक जो है दे लिव्ड इन सिटीज़, जिसको मेनली दिल्ली में रहते थे, एंड विलेजेस में they were never seen, hardly they were seen in villages. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. भाई अगर हम सुल्तान्स के ऊपर हिस्ट्रीज लिखेंगे तो बदले में हमें रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे। And these authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions, and their ideas were not shared by everybody. जो इनके आइडियाज थे सब लोग उससे सहमत नहीं थे, ठीक है। 1236 में सुल्तान्स इल्तुतमिश डॉटर, अब देखो अब दिल्ली में जो है जब आपकी दिल्ली सल्तनत बिगिन हुई तो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक थे, स्लेव डायनेस्टी बिगिन हुई सबसे पहले। फिर इनके बाद इल्तुतमिश रूल करते हैं, फिर उसके बाद इल्तुतमिश की जो बेटी है रज़िया वो रूल करती है, ठीक है। जो इल्तुतमिश की बेटी है रज़िया वो रूल करती है, वो सुल्तान बन जाती है। जो क्रॉनिकलर थे उस एज के, मिनज ए सिराज, रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, तो इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को सुल्तान बनाया था दिल्ली का, ठीक है। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूल, बट जो लोग उस टाइम पे थे, इवन जो ये क्रॉनिकलर है वो भी नहीं चाहते थे कि कोई रानी, कोई औरत हम पे रूल करे, तो ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल फॉर दैट। और जो नॉवेल्स हैं वो भी खुश नहीं थे इस वजह से। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। तो दिखा रहा है ना ये जेंडर डिस्टिंक्शन ही दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है ये, राइट। तो क्या लिखा था उन्होंने रज़िया के बारे में कि थॉट दैट द क्वींस रूल वर अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू वुमेन। तो इनइक्वालिटी दिखा रहा है कि वुमेन जो है उनको थोड़ा कम पोजीशन पे कंसिडर करा जाता था, बेसिकली मैन वर सुपीरियर, ये थॉट उस टाइम लोगों की थी। In the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all the excellence qualities?
On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish, and this was in contrast to Queen Rumarra Devi. और देखो ये सही बात है कि coins पे जो रजिया है वो मेंशन करती थी कि वो इल्तुमिश की डॉटर है, ठीक है। लेकिन एक क्वीन थी रुद्रा माँ देवी, इस टाइम पीरियड में थी, एंड कहाँ की थी ये, वारंगल की, कातकिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल जो थी वहाँ की क्वीन थी, जो कि आजकल मॉडर्न आंध्र प्रदेश में है। तो ये इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। नाम ही चेंज कर लिया इंस्क्रिप्शंस पे और प्रिटेंड किया कि वो एक मैन है। अनदर क्वीन के एग्जांपल देखें, दीदा जो कि कश्मीर में रूल करती थी। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी या एल्डर सिस्टर, एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू द लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट। तो खुद को दीदी बेसिकली वो बोलती थी, एक टर्म जैसे जो दीदा टर्म है ये यहीं से आता है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शामसुद्दीन इल्तुमिश। तो ये सिटीज़ आपको दे रखी हैं, बेसिकली आप चेक कर सकते हो, मुल्तान, दिल्ली, झांसी, सृष्टि, राइट, अवध, मतलब ये वैसे मैप पे दे रखी है और जिसको हम डिटेल में देखते हैं। ओके, अब पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। हिंटरलैंड, लैंड एडजेसेंट टू द सिटीज़ और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड एंड सर्विसेज। एक सिटी है, बाहर की जो लैंड है जो इस सिटी को गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उसको हम हिंटरलैंड कहते हैं। फिर गैरिसन टाउन, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। तो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स वाला टाउन कैसे एक एम्पायर में बन गया, कैसे दिल्ली सुल्तनत की एक्सपेंशन हुई, ये हम देखेंगे। तो अर्ली 13th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी यानी कि 1201 से 1300, जो कंट्रोल है दिल्ली सुल्तान्स का रेयरली वेंट बियॉन्ड हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन। जो सुल्तान्स हैं वो सेल्डम कंट्रोल करते थे इस हिंटरलैंड को ऑफ द सिटीज एंड वर देयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर द सप्लाईज। Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi were extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. The state was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at the sign of Sultan's weakness. Sultanate barely survived these challenges. Okay? Its expansion occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। इनके टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो है वो एक्चुअली में उसकी डेवलपमेंट हुई थी और उसकी एक्सपेंशन जो है वो हुई थी, ठीक है। फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स जो इंटरनल फ्रंटियर में हुए थे ऑफ द सल्तनत एम टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। जो गैरिसन टाउन है उनकी जो हिंटरलैंड है उसको बेसिकली कंसोलिडेट करना इनका पहला एम था। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स जो फॉरेस्ट है वो क्लियर करा गया था गंगा यमुना दोआब में, और हंटर गैदर्स और पेस्टोरलिस्ट को जो है अपने अपने हैबिटेट से एक्सपेल कर दिया गया था, वहाँ से फेंक दिया गया था। तो जो लैंड्स हैं दे वर गिवन टू द पीजेंट्स, और एग्रीकल्चर यहाँ पे इंकरेज करा गया था, जैसे कि टैक्स जो है वो ज़्यादा आए। न्यू फोर्ट्रेस और टाउन्स जो है वो इस्टेब्लिश करे गए थे ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। फिर दूसरा काम जो इन्होंने करा था वो था एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत के अलॉन्ग मिलिट्री एक्सपेडिशंस जो है सदर्न इंडिया में, जैसे कि अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे मिलिट्री एक्सपेडिशन सदर्न इंडिया में गए थे, एंड कॉल्मिनेटेड विद मोहम्मद बिन तुगलक। अर्लियर इन देयर कैंपेन सुल्तान आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के एंड के जो उसका रेन था उसके एंड में 150 साल आफ्टर समवट humble beginnings, the armies of Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies, they have seized various cities, और सल्तनत जो है टैक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पीजेंट्री और जस्टिस देते थे उन लोगों को। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। अब ये देखते हैं, देखो अलाउद्दीन खलजी का कैंपेन जो है साउथ इंडिया में, दिल्ली के जो सुल्तान है वो जाने लग रहे थे अलाउद्दीन टाइम के टाइम पे ही ये स्टार्ट हुआ था। जैसे ये कैंपेन्स की भाई चित्तौड़, रणथंबोर, फिर यहाँ से ये यहाँ गए थे देवागिरी एंड वारंगल, तंजावर, मदुरई, ठीक है। नेक्स्ट फिगर 2, सो लुक एट दिस फिगर, खुवात ए इस्लाम मॉस्क, खुवात अल इस्लाम मॉस्क एंड minaret built during the last decade of the 12th century। 12th सेंचुरी कितनी होती है 1101 से 1200, लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी यानी कि इसके 10 साल पहले, यानी कि 1990 से आप 1200 मान सकते हो, तब ये जो है मॉस्क बनाया गया था और जो minaret है ये बनाई गई थी। दिस वॉज द congregational mosque of the first city built by Delhi Sultans, described in the chronicles as Dilli Kula, the old city,
द मॉस्क वॉज एनलार्ज बाय इल्तुमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो इन्होंने एनलार्ज कराया था। और जो मीनार है देवर बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने इसको यहाँ पे मीनार जो है वो बनवाया था। ठीक है, अब मस्जिद क्या है देखो, अगर हम फिगर 3 देखें तो बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन द रीजन ऑफ रेन सॉरी यानी कि टाइम पीरियड जब ये किंग थे, ये सुल्तान थे। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जहाँ पनाह द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। जहाँ पनाह को सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है क्योंकि न्यू कैपिटल थी दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक की, कौन सी, जहाँ पनाह। ठीक है, अब मस्जिद, मस्जिद क्या है, एक मॉस्क को अरबिक में मस्जिद बोला जाता है, लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह। इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स नमाज टुगेदर। समझ में आया, ये मैंने बताया कि ऐसा मॉस्क है, कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है जहाँ पे मुस्लिम्स जो है नमाज पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नड मेल एज देयर लीडर, जिसे इमाम बोला जाता था, फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर्स। ही ऑल्सो डिलीवर्स अ सरमन। तो जो ये इमाम है ये सरमन यानी कि खुतबा जो है उसको भी डिलीवर करता था ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। फ्राइडेज को होती है ना इनकी प्रेयर्स। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, मक्का को स्टैंड करके ये मक्का को फेस करके खड़े होते थे। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट। तो इंडिया में जो ये है ये वेस्ट में है एंड दिस इज़ कॉल्ड क्यूबला या QIBLA, आई गेस प्रोनाउंसिएशन यही होगी, क्यूबला। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन द सिटीज़ ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट एंड दीज डेमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। अपने रिलीजन के प्रोटेक्टर्स जो हैं दिखता है इतने सारे मॉस्क जो इन्होंने बनवाए हैं। मॉस्क ऑल्सो हैव टू क्रिएट द सेंस of community of believers who shared a belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea by community because Muslims came from variety of backgrounds. So basically यूनिटी क्रिएट करनी थी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, तो उस हिसाब से उस एम से भी और इस्लाम को प्रमोट करने के एम से भी ये जो मॉस्क वगैरह है बनाए गए थे। तो ये अगर आप देखोगे तो मौत की मस्जिद वॉज बिल्ड इन द रेन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर। तो अगर ये देखोगे मॉस्क ऑफ जामिली कामली बिल्ट लेट इन 1520s। ठीक है, अब जब आपको फिगर्स दिख रही हैं 2, 3, 4, 5, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है। मॉस्क में 3, 4, 5 शो एन एवोल्यूशन इन आर्किटेक्चर दैट कल्मिनेट्स इन शाहजहां मॉस्क इन दिल्ली, जो फिगर 7 में हम पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब हम पढ़ते हैं तब मैं आपको ये सारा बताऊंगी। अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व करते चलिए कि जो आपकी अभी अभी जितने मैंने आपको मॉस्क दिखाए हैं आपको किस तरीके के देखो डिफरेंस इसमें दिख रहे हैं, राइट। फिर चैप्टर 5 में हम एक मॉस्क देखेंगे शाहजहां का, उसमें आप डिफरेंस देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तगलक्स। तो कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऑब्वियसली बात, इतने बड़े किंगडम को भी अकेला राजा को चला नहीं पाएगा, तो आपको एक ट्रस्ट वर्दी गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो चाहिए थे। रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफटेन्स एज गवर्नर्स, जो दिल्ली सुल्तान्स थे, जो अर्ली दिल्ली सुल्तान्स थे, स्पेशली इल्तुमिश, they favored their special slaves purchased from military service called bandagan in Persian। ठीक है, तो उनको इन्होंने जो है एज ए रिलायबल गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। Therefore carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom, and since they were totally dependent upon their master, Sultan could trust and rely upon them। तो लैंडेड चीफटेन्स और आर्टिस्टोक्रेट्स को छोड़ के इल्तुमिश या अर्ली जो दिल्ली सुल्तान थे उन्हें अपने स्लेव्स को जो है वो गवर्नर जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो दी थी। स्लेव्स रेदर देन सन्स, sultans were advised कि a slave whom one has brought up and promoted must be looked after for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। Wise man have said that a worthy and experienced slave is better than a son। ओके, आगे देखो। अब ये क्लाइंट एक इज समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, डिपेंडेंट या हैंगर ऑन। बहुत सिंपल सी टर्म है क्लाइंट। खलजीज और तुगलक्स जो हैं दे कंटिन्यू टू यूज बंदागान एंड आल्सो रेज पीपल ऑफ humble birth who were often their clients to high political पोजीशंस। जो खलजीज हैं तुगलक्स हैं वो अपने स्लेव्स बंदागन जो है उनको और अपने क्लाइंट्स को हाई पॉलिटिकल पोजीशंस देते थे, जनरल्स की या गवर्नर्स की।
However, this also introduced an element of political instability. तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से political instability जो है वो भी दिल्ली सल्तनत में जो है आ रही थी. जो slaves हैं, clients हैं, वो loyal तो थे masters के, patrons के, but not to their hires, right? The new sultans had their own servants. As a result, जो accession of new monarch often saw conflict between old and new nobility. ठीक है, तो भाई अब नॉबल्स लोग तो वही हैं, जो राजा है वो बदल गया. अब राजा पहले 1 था, अब 2 हो गया, तो फिर नया राजा आ गया, तो नॉबल्स और नए राजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते थे, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती थी. तो वही चीज़ बोलिए, जो स्लेव्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो 1 के यानी कि अपने पैटर्न के तो लॉयल थे, बट इस 2 के यानी कि अपने हायर के लॉयल नहीं रह सकते. The patronage of these humble people of Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawarik criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. तो ये criticize भी करते थे लोग कि अपने slaves को आप इतनी higher positions दे रहे हो. ठीक है, अब officials of Sultan Muhammad bin Tughlaq. The Sultan Muhammad bin Tughlaq appointed Aziz Kumar, a wine distiller, Firuz Hazam, a barber, Monk Atabak, a cook, and 2 gardeners, Lada and Pira, to high administrative posts. Ziauddin Barani, a mid-14th century chronicler, reported their appointments as a sign of Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule. अब Ziauddin Barani कब आया था ये? mid-14th century. 14th century होती है ये, तो इसके मिड की टाइम पीरियड में वो कहीं ना कहीं आया होगा इस टाइम के आसपास. ठीक है. Like the earlier sultans, जो खलजी और तुगलक monarchs हैं, they appointed military commandos as governors of territories of varying sizes. जो lands हैं, they were called इख्ता, and their holder was called इख्तादार या मुख्ती. तो इख्तादार सिस्टम में क्या सिस्टम था, देखो जैसे लैंड ग्रांट्स हम पढ़ के आए ना, तो उस टाइप से ही सिस्टम था कि किसी को लैंड दे दी, अब उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम ये मिलिट्री कमांडर्स वगैरह जो है वो गवर्न करेंगे इस टेरिटरी को. जो रेवेन्यू आएगा उसमें से अपनी सैलरी को कट कर लेंगे और बाकी बचे हुए पैसे वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे. जो मुख्तीज है, जो इख्तादार है, तो जिनको ये लैंड है इख्ता, और जिनको ये मिली है, जिन मिलिट्री कमांडर्स को मिली है, उन्हें बोलते हैं इख्तादार या मुख्ती. तो इन मुख्ती की ड्यूटी क्या थी कि मिलिट्री कैंपेन्स और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करे अपने अपने इख्ता में, और इन एक्सचेंज अपनी जो सर्विसेज हैं, इनकी मिलिट्री सर्विसेज है, उनके एक्सचेंज में मुख्तीज क्या करते थे, रिवेन्यू कलेक्ट करते थे इस इख्ता लैंड से, और जो अपनी सैलरीज है वो रखते थे, और बाकी जो सरप्लस है वो वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट पे दे देते थे. The control over muktis was more efficient if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before they shifted. तो ये थोड़ा बताया जाता है कि जो ये मुक्तीस पर अगर कंट्रोल रखना था राजा को, तो वो मोस्ट इफेक्टिव तभी होगा अगर आप मुक्तीस को इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स का ऐसे कंट्रोल दे रहे हो, इतना उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो अगर उनको आप बार बार जो है उनकी इख्तास बदल दो, राइट, और वो इनहेरिटेबल ना हो, तो ऑब्वियसली ये जो सिस्टम है, ये इख्ता सिस्टम, ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. जो ये हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है सर्विस पर रेगुलसली इम्पोज ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक. फिर अकाउंटेंट्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीस. अकाउंटेंट्स भी यहाँ पे अपॉइंटेड थे कि भाई चेक करने के लिए जो रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है. केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स. भाई कोई यहाँ पे धोखाधड़ी वगैरह ना करे, लोगों से ज़्यादा पैसे ना ले, तो इस पर चेक रखा जाता था. तो एज दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द इंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल. इंटरलैंड बताया था ना, सिटी के आसपास, जहाँ से आसपास की जो सिटीज़ हैं, जो एरियाज़ हैं, वहाँ से जो गुड्स एंड सर्विसेज सिटी में मिलती है, तो इंटरलैंड का जो कंट्रोल था वो भी अब दिल्ली सुल्तान के पास ही था. तो दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टेन, जो समानता एरिस्टोक्रेट्स थे और जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. तो यह इंटरलैंड में जो ये लैंडेड चीफ्टेन्स या रिच लोग थे, तो दिल्ली सुल्तान ने उनको भी फोर्स किया कि ये जो लोग हैं वो भी दिल्ली सुल्तान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें. Under Alauddin Khilji, state brought the assessment and collection of land revenue under his own control. The rights of local chieftains to levy taxes were cancelled, or they were also forced to pay taxes. Sultan's administrators measured the land and kept careful accounts. Some of these old chieftains and landlords of the Sultanate as revenue collectors and assessors. There were the 3 types of taxes on cultivation called kharaj, amounting to about 50% of peasants' produce, और इन कैटल और हाउसेस. ठीक है, तो ये 3 टाइप के टैक्सेस आपको थोड़ा ध्यान रखना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो लार्ज पार्ट्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, दे रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली. ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ ऐसा है, तो यहाँ दिल्ली से आप कैसे बंगाल पे कंट्रोल रख पाओगे. तो सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया, एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट.
Even in Gangetic Plain, there were forested areas that Sultanate forces could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khalji, Muhammad bin Tughlaq could force their control on these areas, but only for a short duration. तो जैसे यहाँ पर है तो इसके ऊपर के जो रीजन्स है यहाँ पर ही अपना यहाँ पर दिल्ली है राइट, तो ऊपर के जो रीजन्स है तो वहाँ पर ही अपना कंट्रोल नहीं जमा पा रहे थे. इन्होंने शॉर्ट टाइम के पीरियड के लिए किया था लेकिन नहीं पूरा कंट्रोल ये जो है नहीं जमा पा रहे थे यहाँ पे. फिर आता है चीफटेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस. इबन बतूता एक 14th सेंचुरी ट्रैवलर है, यानी कि ये 1301 से 1400 मोरक्को से है ये अफ्रीका. इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो चीफटेन समटाइम्स फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन माउंटेन्स, रॉक्स, अनइवन रग्ड प्लेसेस, इन बैम्बू ग्राउंड्स. इंडिया जो बैम्बू इज नॉट hollow, it is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. Chieftains join forestmen which serve as ramparts inside which they are within cattle or crops. Also, water for them within rainwater is collected there, hence they cannot be subdued except by powerful armies who entering their forest cut down the bamboo with specially prepared instruments. Okay, अब मंगोल्स अंडर गेंगीज खान, उन्होंने इन्वेड किया था ट्रांसोनिया को नॉर्थ ईस्ट ईरान में 1219 में, और दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑन स्लॉट सुन लेटर. मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत भी फिर बाद में हुआ. ये कब इंक्रीज होने लग रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के रेन में और मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में. दिस फोर्स आर टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली. तो इन दोनों ने जो है अपने रूल अपने रेन के टाइम पे अपने टाइम पीरियड में लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई, जिसके विच पोजेस्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज. अब देखो इन सुल्तान ने क्या किया था. तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस. इनमें एज अ डिफेंसिव मेजर इसने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो है वो बनाई. कंस्ट्रक्ट किया एक न्यू गैरिसन टाउन नेम सीडी फॉर इस सोल्जर्स. हमने मैप 1 में देखा ही था. Soldiers had to be fed. So this was done through the produce collected as tax from the land between Yamuna and Ganga. तो ये tax होता कितना था? 50% था of the peasants' yield. Soldiers had to be paid. Soldiers को salary भी देनी है. तो अलाउद्दीन चूज तो इक्तादार सिस्टम मैंने तुम्हें बताया था, इक्तादार सिस्टम था. कंट्रोल द प्राइजेज ऑफ गुड्स and they were capably served by officers merchants who did not sell prescribed. ठीक है, तो ये देखा जाता था कि दुकानों में ऐसा तो नहीं हो रहा कि मर्चेंट्स और शॉपकीपर्स जो हैं वो ज़्यादा पैसों में सामान बेच रहे हैं. तो इस पर पूरे रिफॉर्म्स वगैरह मेजर्स वगैरह इसने लिए थे. अलाउद्दीन के फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं काफ़ी सक्सेसफुल थे, और क्रॉनिकल्स ने इसको प्रेज भी किया है कि इसने चीप प्राइजेज रख रखे थे, एफिशिएंट सप्लाई हो रहा था गुड्स का मार्केट में, सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स, ये सारे चेंजेस करके. फिर मोहम्मद बिन तुगलक का अगर देखें तो सल्तनत जो है इट वॉज अटैक्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रूल. मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड. ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान अटैक ऑन ट्रांसोनिया. तो ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. तो इसने भी स्टैंडिंग आर्मी रेज करी थी. तो इसने कोई न्यू गैरिसन टाउन अलाउद्दीन खिलजी की तरह कंस्ट्रक्ट नहीं करा था. ओल्डेस्ट ऑफ 4 cities ऑफ दिल्ली वॉज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेजिडेंट्स एंड सोल्जर्स गैरिसन्ड देयर. ठीक है, तो रेजिडेंट्स ऑफ ऑल सिटी वर सेंट द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ. तो ये एक चीज़ है जो एक बहुत ही फेलियर मानी गई है. क्या हुआ था देखो, अब मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए इसने कोई नया गैरिसन टाउन नहीं बनाया, बल्कि जो सिटी थी, जो दिल्ली इसकी कैपिटल थी, उसको खाली करवा दिया और लोगों को शिफ्ट करवा दिया दौलताबाद साउथ में. तो दिल्ली से दौलताबाद लोग जा रहे हैं तो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, और फिर वापस से कुछ प्रॉब्लम की वजह से दौलताबाद जब लोगों का मन नहीं लग रहा था तो दौलताबाद से वापस से इसने दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट कर दी थी. सोचो कितना पैसा इसमें वेस्ट हुआ होगा. ठीक है, तो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी. तो दिल्ली से जो प्रोड्यूस आता था उससे ही आर्मी को फीड करते थे. बट टू मीट द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स सुल्तान ने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए थे, और फेमाइन यहाँ पे हो रखी थी, इसलिए वजह से टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा थे. तो बहुत ही ख़राब सिस्टम जो है इनके रेन में हो गया था. लोगों को बहुत प्रॉब्लम जो है झेलनी पड़ रही थी. ये हमने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ रखा है. मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में बता रखा है कि 5 ऐसे कौन से मेजर्स इसने लिए थे जो कि बहुत ही डिजास्टर्स प्रूव हुए थे हिस्ट्री में. तो इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि पहले मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लेना. तो मोहम्मद तुगलक जो है उसने ऑल्सो पेड सोल्जर्स कैश सैलरीज देते थे ये. बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेज ही यूज अ टोकन करेंसी अगेन. जो ये 5 डिजास्टर्स पॉइंट पड़े थे, टोकन करेंसी एक और डिजास्टर्स पॉइंट है. इसकी वजह से भी इनका जो रेन है, इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब हो गया था. ये बहुत ही गलत स्टेप इनका डिसीजन था. ठीक है, देखो आज के टाइम तो प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, उस तरह से इन्होंने टोकन करेंसी बनाई थी, मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर. किया क्या था इन्होंने, कॉपर मेटल के ऊपर गोल्ड का प्राइस लिख दिया था. तो लोगों के घर में कॉपर होती थी, कॉपर से लोग खुद सिक्के बना रहे हैं. तो इन्फ्लेशन उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी.
ठीक है, इस टोकन करेंसी की वजह से काफ़ी दिक्कत आई थी। तो मोहम्मद तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे देवर अ फेलियर, और इस कैंपेन टू कश्मीर वो भी एक डिज़ास्टर था। तो जो इनका प्लान था कि भाई ट्रांसोनिया पे ये जो है इन्वेड करेंगे, उन्होंने वो भी क्रॉस कर दिया। लार्ज आर्मी को भी डिसबैंड कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, तो भाई शिफ्टिंग पीपल टू दौलताबाद, बहुत गलत सिस्टम किया इन्होंने। ये टैक्सेस बढ़ा दिए, फेमाइन उसकी वजह से हो गया, तो इनके अगेंस्ट रेबिलियन, गंगा बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रेबिलियन। फाइनली जो टोकन करेंसी है वो भी बहुत गंदा सिस्टम था, उसको भी वापस इन्होंने फिर क्या कर दिया, रिकॉल कर दिया। तो अगर ये 5 सिस्टम नहीं लेके आते ये, और कहीं ना कहीं अगर ये जो इनके 5-7 जो 5 इन्होंने स्टेप्स लिए थे अपने रेन में वो सक्सेसफुल हो जाते, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रूलर बन रहे होते दिल्ली सल्तनत के, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो इन दिस लिस्ट जो मोहम्मद बिन तुगलक के फेलियर है, वी समटाइम्स फॉरगेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टू सुल्तानत दिल्ली सुल्तान प्लेन्ड अ कैंपेन टू कैप्चर मंगल टेरिटरी, तो मंगोल टेरिटरी। तो ये चीज़ है कि पहली बार किसी दिल्ली के सुल्तान ने सोचा था कि मैं मंगोल टेरिटरी को भी कैप्चर करूँगा। अब अलादीन के डिफेंसिव मेजर्स थे, इसके जो मेजर्स थे वो ऑफेंसिव थे अगेंस्ट मंगोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी यानी कि 1410 से 1401 से 1500, और 16th सेंचुरी इज दिस, इसमें सल्तनत पढ़ते हैं। अब टेबल 1 हमने देखी चुकी है भाई, आपकी तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी जो है, after the Tughlaqs, these dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. 1526 तक ये दिल्ली आगरा में रूल करते हैं। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया हर इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टैब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल्स। यानी कि अब देख लो दिल्ली और आगरा से ही रूल कर रहे हैं, बाकी जो ये एरिया है वहाँ पे दिल्ली सुल्तान से कोई रूल नहीं था, इनका कोई कंट्रोल नहीं था वहाँ पे, ठीक है। और जो ये पीरियड था 15-16 सेंचुरी का, ये ऑल्सो इट वॉज अ पीरियड कि जो न्यू रूलिंग ग्रुप्स हैं जैसे कि अफगान्स और राजपूत्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। अब सम ऑफ दी स्टेट्स एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल। जो ये स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट्स हैं, कुछ इनमें से ये जो स्टेट्स हैं कुछ इनमें से स्मॉल थी बट पावरफुल थी और एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड थी। शेर शाह सूर की अगर हम बात करें तो ही स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। बिहार में उसके अंकल के लिए एक स्मॉल टेरिटरी का मैनेजर था शेर शाह सूर। इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्पर हुमायूं। हुमायूं को इस शेर शाह सूर ने जो है हरा दिया था। शेर शाह जो है उसने दिल्ली को कैप्चर किया था और अपनी खुद की डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी थी, सूरी डायनेस्टी। सिर्फ 15 साल के लिए रूल किया था बट फिर भी ही डिड दीज थिंग्स। He introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. आगे देख लेते हैं। शेर शाह's administration became the model followed by great emperor अकबर। तो शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल था वो अकबर ने फॉलो किया था बाद में, जिसकी हेल्प से उसने मुगल एम्पायर को कॉन्सोलिडेट करा था। ये था दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये पढ़ लेते हैं एक बार, द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स। जो आइडिया है 3 ऑर्डर का, इट वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस। फ्रांस में ये फॉर्मुलेट हुआ था सबसे पहले इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी इज दिस, अर्ली 11th सेंचुरी में ये जो आइडिया है 3 ऑर्डर्स का, ये फ्रांस में फॉर्मुलेट हुआ था। इसमें सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड करा जा रहा था, जो प्रे करते हैं, जो लड़ते हैं, और जो लैंड पे पीजेंट्री या फार्मर्स वाला बेसिकली बात कर सकते हैं। तो ये जो डिवीजन था सोसाइटी का 3 ऑर्डर्स में, इट वॉज सपोर्टेड बाय द चर्च टू कॉन्सोलिडेट हिज डोमिनेंट रोल। क्योंकि सबसे पहली पोजीशन किसको दे दी भाई, जो प्रे करते हैं। दूसरी पोजीशन जो लोग लड़ते हैं, बेसिकली जो आर्मी के लोग हैं, टाइप ऑफ मिलिट्री। तीसरी पोजीशन फार्मर्स को दी। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट पे है चर्च के लोग उसको करेंगे ही सपोर्ट, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक न्यू वॉरियर ग्रुप नाइट्स जो है, केस आइलैंड है, ये बन के आया था यहाँ पे। तो चर्च ने पैटर्नाइज करा था इस ग्रुप को एंड यूज देम टू प्रोपगेट द आइडियाज ऑफ पीस ऑफ गॉड। दिस अटेम्प्ट वॉज टू डायरेक्ट द वॉरियर्स अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट देमसेल्व्स एंड सेंड देम इंस्टेड ऑन अ कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम्स हु हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम। तो देखो, अब इसकी वजह से कि भाई जो ऑर्डर बने 3 ऑर्डर, जो ये बना, जो ये 3 ऑर्डर्स का सिस्टम बना है, इसकी वजह से एक नाइट्स का वॉरियर ग्रुप बन गया। तो चर्च ने क्या करा, इस ग्रुप को पैटर्नाइज कर दिया और बोला कि आप लोग जो पीस ऑफ गॉड जो है उसको प्रोपगेट करो। ये क्यों करा चर्च ने, जो ये वॉरियर्स हैं उनको
बेसिकली अब जैसे ये वॉरियर जो है चर्च के खिलाफ ना कुछ बोले, तो चर्च के खिलाफ कोई कैंपेन ना करे, उससे डाइवर्ट कर दिया, उनको भेज दिया एक कैंपेन पे मुस्लिम्स के अगेंस्ट, जिन्होंने जेरूसलम की सिटी को कैप्चर कर रखा था। तो चालबाज थे ये टाइप ऑफ, ठीक है। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ कैंपेन्स, और इसकी वजह से कुछ कैंपेन्स हुए जिसको हम क्रूसेड्स बोलते हैं। बेसिकली जेरूसलम पे मुस्लिम्स ने कैप्चर कर रखा था, ठीक है, मुस्लिम्स ने कैप्चर कर रखा था सिटी ऑफ जेरूसलम, और उसकी वजह से कुछ कैंपेन्स हुए थे जिसको हम क्रूसेड्स बोलते हैं। These campaigns in the surface of God and the church completely altered the status of knights. तो इसकी वजह से जो एक कैंपेन है, इसकी वजह से जो नाइट्स का स्टेटस है वो कम्प्लीटली ऑल्टर हो गया था। आगे बढ़ते हैं इसको हम डिटेल में, 7th 8th 9th के एनसीईआरटीज़ में। तो ओरिजिनली जो नाइट्स हैं, दे डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉबल्स, but by the end of the 11th century in France, a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to be known as knights. ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनको नाइट्स थोड़ी बोलते, स्टार्टिंग में नॉबल्स थोड़ी थे, जो नाइट्स थे नॉबल्स थोड़ी थे, बट बाद में जैसे इस मिशन पे गए, बाद में क्रूसेड्स वगैरह हुई, फिर 12th सेंचुरी तक, जब 12th सेंचुरी आई, नॉबल्स जो है चाहते थे कि हमें भी नाइट्स करके बोला जाए। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। खैर ठीक है, तो दिस वाज ऑल। Who was the first which ruler first established his or her capital at Delhi? बता दो कमेंट्स पे। लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन थी। एक्सटेंट तक कब पहुंच पाया? कमेंट में बता दो। विच कंट्री इवन बदूता? मोरक्को, अफ्रीका से आए थे ये। और अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस, विच वाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड? इंटरनल एक्सटर्नल फ्रंटियर्स क्या है सल्तनत का? इंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज। एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑन द दिल्ली सल्तनत? तो ये बता दो, ये वर्ड आपको पता ही है, सारे बता चुकी हूँ। एंड ऑथर्स ऑफ तारीख प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रजिया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। अच्छा, एक चीज़ और है रज़िया सुल्तान के बारे में। ऐसा माना जाता है कि ये जो है वुमेन के कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं थी, तो ये आदमियों के कपड़े पहनती थी, ठीक है। बाकी एक टेबल, जो ये फर्स्ट टेबल है, काफ़ी अच्छी टेबल है ये, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। टेबल नंबर 1 जो आपकी दे रखी थी यहाँ पे, बस ये जो टेबल है, राइट। तोमर्स ने जो है पहले दिल्ली के रूलर ये थे, और किस रूलर ने जो है से पहले कैपिटल बनाई थी इसकी, तो वो आप ज़रा चेक करना। दिल्ली सुल्तान्स ने बनाई थी दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर आपका 4, वो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।